वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडुकेटर। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में बात करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ को, जिसके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इनमें से किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? जब भी आप सीटेट का पेपर सॉल्व करें, सभी ऑप्शंस को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आप आसानी से आंसर को अपना सिलेक्ट कर पाएंगे। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अगर कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं तो आप अभिप्रेरित शिक्षण कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को आप अभिप्रेरित शिक्षण कह सकते हैं, ये भी बात गलत है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे अगर अधिक क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो अपनी क्वेरीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से पूछ पाएंगे, जिससे उनकी नॉलेज जो होगी एकदम सॉलिड होगी। कक्षा में एकदम खामोशी, ये बात बिल्कुल गलत है। एकदम खामोशी रहेगी तो आप उसे अभिप्रेरित शिक्षण नहीं कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट आ जाते हैं, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि उन्हें ये ना पता हो जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं उसका भविष्य में उसका परीक्षण किया जाएगा। जब तक उसके ज्ञान का परीक्षण ना किया जाए तब तक वो नहीं सीख सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वो सीख नहीं सकते। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखे गए ज्ञान के बारे में नहीं पूछेंगे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर पेरेंट्स नहीं पूछेंगे तो क्या वो सीखेंगे? नहीं, ये बात गलत है। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, अगर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पढ़ाया जाए तो वो कभी नहीं सीखेंगे, ये भी बात गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं हो तब तक वो सीख नहीं सकते। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, लक्ष्य नहीं है, सॉरी, कौन से बुद्धिमान बच्चे के लक्ष्य नहीं होते हैं? वह प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये उसका लक्ष्य होना चाहिए कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। वह अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वह नए परिवेश में अपने आप को समायोजित कर लेता है, उसका एडजस्टमेंट पावर अच्छी हो, ये भी उसका लक्ष्य होना चाहिए। वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है, रटने की क्षमता रखता है, ये बात गलत है। यहाँ पर रटना वर्ड आ गया, ये बात गलत है। एक बुद्धिमान बच्चे का ये लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए कि वो जल्दी से रट सके। तो इसमें पूछा गया कौन सा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से कथन सिखाने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सिखाने की प्रक्रिया की कौन सी कथन विशेषता नहीं होता? सीखना लक्ष्यानुमुखी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अधिगम सीखने के ऊपर है, आप कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, तो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में ही हम अधिगम करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें जो विशेषता है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव जन्म लेता है विकसित प्राणी के रूप में, ये बात बिल्कुल गलत है। विकासशील प्राणी के रूप में, ये बात बिल्कुल सही है। विकासशील प्राणी के रूप में ही मानव जन्म लेता है, वो निरंतर विकास करता रहता है। अविकसित प्राणी के रूप में, ये बात भी गलत है। अक्रियाशील प्राणी के रूप में, ये भी बात गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2nd हो जाएगा, विकासशील प्राणी के रूप में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को बनाएं, क्या बनाएं? सीखने में आत्मनिर्भर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चा आत्मनिर्भर बन जाएगा तो वो चाहे कुछ भी सीख सकता है, जो बनना चाहे वो बन सकता है। शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो अच्छा शिक्षक बनाए, ये भी बात गलत है। अच्छा राजनीतिज्ञ बनाए, ये भी बात गलत है। अच्छा चिकित्सक बनाए, ये भी बात गलत है। उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इसके बाद तो वो जो बनना चाहे वो बन सकता है।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अच्छे शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान। देखिए जो है इसमें प्राथमिक स्तर जो होता है छोटे बच्चों का स्तर होता है, इसमें धैर्य और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस है तब आप बहुत अच्छे से इस स्तर को हैंडल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में है, शिक्षण पद्धतियाँ या फिर विषयों का ज्ञान, पढ़ाने की उत्सुकता से ज़्यादा अगर आपको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है तो आपके अंदर धैर्य ज़रूरी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था की ओर संकेत करती है? जिस अवस्था में अनुकरण और दोहराना होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चों के अंदर अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति होती है, उसी आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाल्यावस्था भी इसका आंसर गलत है, किशोरावस्था भी गलत है, वृद्धावस्था भी गलत है। छोटे बच्चे ही अनुकरण और दोहराने वाली प्रवृत्ति रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? अगर आपको विद्यार्थियों की स्थिति समझनी है, उनकी क्षमताएं समझनी है, तो किस चीज़ का अध्ययन, किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन से क्या हम बच्चों की क्षमताओं को जान सकते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। मीडिया मनोविज्ञान, बिल्कुल गलत। शिक्षा समाजशास्त्र, ये भी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान, ये बात बिल्कुल सही है, हम इसके थ्रू हम बच्चों की क्षमताओं को जान सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम प्रगतिशील शिक्षा दे रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखा जाता है? अधिकतर किस बात का ध्यान रखा जाता है, इसे देख लेते हैं। शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक बनाने पे जोर दिया जाता है, ये बात सही है। शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक बनाया जाता है। बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पे जोर दिया जाता है, ये भी बात गलत है। केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पे ही जोर दिया जाए। इसमें सिद्धांतों को रटने पे जोर दिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक बनाने पे जोर दिया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? किस तरीके से हम भाषा विकास नहीं कर सकते? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना। बच्चे जैसे बात करना चाह रहे हैं वैसे बात करने की हमें इजाज़त देनी चाहिए, जिससे कि उनका भाषा विकास हो सकेगा। ये बात बिल्कुल सही है। उनकी अपनी भाषा का प्रयोग अमान्य कर देना, मतलब वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे अमान्य कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। वो जिस भाषा में बोलना चाहते हैं उन्हें उस भाषा में बोलने दिया जाएगा, तो उससे उनकी भाषा का विकास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं उनके प्रयोग का समर्थन करना, ये भी बात सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा गलत तरीका है? ये वाला सेकंड वाला गलत तरीका है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। उनकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए अधिगम वाला परिवर्तन क्या होगा? परीक्षा परिणाम पर हम केंद्रित होकर अधिगम करवा सकते हैं बच्चों को, ये बात बिल्कुल गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके हम अधिगम करा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उन्हें जितना हम स्वतंत्रता देंगे, जितना हम चाइल्ड सेंटर बढ़ाएंगे एजुकेशन, वो उतनी आसानी से सीख पाएंगे। रटने को प्रोत्साहित करके, ये बात बिल्कुल गलत है। अग्र शिक्षण तकनीक को अपना करके, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो फिर इसमें क्या आएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके ही हम बच्चों का अधिगम विकास कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षण की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षण के लिए क्या विशेषता होगी? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये बात बिल्कुल सही है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, केवल हमारी जो पाठ्य पुस्तक में वही पढ़ाना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल देना, ये भी बात गलत है। बार बार परीक्षाएं लेना, ये भी बात गलत है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन के थ्रू हम एक प्रगतिशील शिक्षण की विशेषताएं होती हैं।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सृजनात्मक क्रिएटिव उत्तरों के लिए आवश्यक है। एक क्रिएटिव उत्तर जो बच्चे देते हैं, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आती है, वो कैसे क्वेश्चनों से आती है? विषय वस्तु आधारित प्रश्नों से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है? नहीं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से क्रिएटिविटी आती है? ये बात बिल्कुल सही है। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा में जहाँ बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है, वहाँ पर फ्रीडम कम हो जाती है, बच्चे अपनी बातों को रखते वक्त डरते हैं। तो इसलिए जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें वो अपनी सोच समझ से आंसर देते हैं, वो आसानी से उनकी क्रिएटिविटी में विकास होता है। मुक्त उत्तर मतलब वो अपनी बुद्धि लगा करके जब आंसर देते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न द्वारा ये भी बात नहीं सही है। इसमें जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें वो खुद का दिमाग लगाकर आंसर देते हैं, उसी के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी का विकास होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा? मनोभाव में जल्दी जल्दी बदलना, ये बात गलत है। अपमानजनक व्यवहार करना, ये भी बात गलत है। अधिगम निर्योग्यता मतलब उनके अंदर अधिगम निर्योग्यता है, ये इसके हम पहचान डी को, बी को अगर डी, वॉस को सा और 21 को 12 लिख दें, इसी को हम कहते हैं अधिगम निर्योग्यता। ठीक है ना। कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी नहीं है। इसमें जो बी को डी लिखना, वॉस को सा लिखना, 21 को 12 लिखना, यही अधिगम निर्योग्यता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान परिपक्व होते हैं, ये बात हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत साकार है लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, ये भी बात गलत है। वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ये बात अधिक सही है कि वो कहीं कहीं कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें में लेकर के कंफ्यूजन होता है और उन कंफ्यूजन के कारण वो संघर्ष करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे शिक्षार्थी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थी जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये उनकी पठन कठिनाई मतलब उनकी पढ़ाने की, ये नहीं माना जाएगा कि वो कमज़ोर स्टूडेंट है, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। इनमें से कौन से लक्षण को देख करके? पाठन गति, प्रभाव में कठिनाई। पाठन गति और प्रभाव में कठिनाई, अगर उनका फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या हम उनकी पठन कठिनाई मान लेंगे? नहीं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपना फ्लो बढ़ा सकते हैं। शब्द और विचार को समझने में कठिनाई, ये बात सही हो सकती है, उन्हें शब्दों और विचारों में कठिनाई आए तो। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी बात सही हो सकती है। वर्ण और शब्दों की पहचान में कठिनाई, ये भी बात सही हो सकती है। लेकिन ये बात गलत है कि पठन गति और प्रभाव में कठिनाई को हम उनकी पठन कठिनाई मान सकते हैं, ये बात गलत है। वो धीरे धीरे करके अपना फ्लो बढ़ा सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या ज़रूरी है? आप गणित के शिक्षक के रूप में जा रहे हैं तो आपको क्या जानना, क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ये बात सही है, बच्चों की विभिन्नताओं का ज्ञान आपको पता होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अपने वेतन का ज्ञान, ये बात बिल्कुल गलत है। सहकर्मियों की योग्यता, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी का ज्ञान, ये भी बात गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। उपरोक्त सभी का ज्ञान वाले में हम अक्सर टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट आंसर है उस पर टिक लगाया जाता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये विभिन्नता किस प्रकार की विभिन्नता है? ये विभिन्नता आपकी जो है अधिगम शैली, उनकी जो लर्निंग स्किल है उसकी विभिन्नता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए
शिक्षक को चाहिए। देखिए, शिक्षक को ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी अपने आप को सम्मानित भी महसूस करें, स्वीकृत भी महसूस करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव कर सकें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये बात बिल्कुल गलत है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न परिवारों से आते हैं तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल गलत है। अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें। शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये बात बिल्कुल सही है। कड़े नियम बनाएं, जो बच्चे उनके पालन ना कर पाए उन्हें दंड दें। ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ जिसे आप करके देखिएगा। यह आपका क्वेश्चन है, इसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। आप हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।